हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि आपको मैंने इस बुक के माध्यम से पढ़ाया हुआ था कि आपका ये बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी की बुक है एंड इसके आधार पर जो पहला चैप्टर क्या था आपका समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा, विद्वानों ने उस पर अपनी क्या राय रखी है, समाजशास्त्र क्या होता है, बेसिकली ये सब कुछ हमने समझ लिया हुआ था एंड ऑलरेडी वो हमारा 40 मिनट का क्लास था जिसमें हमने पढ़ा है। एंड आज हम उसके आगे के पोर्शन पढ़ने वाले हैं, यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ रखा था एंड अब आज हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र और उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी कि जब भी आप इस चीज का विषय क्षेत्र समझते हो तो आपको समझना होगा कि उसका पैरामीटर कहाँ कहाँ तक है। जैसे आप समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करोगे तो समाज से मिलकर के बना हुआ समाजशास्त्र, और समाज अपने आप में बहुत विस्तृत है। लोग, समाज में लोग आते हैं, उनका बिहेवियर आता है, उनका रहना सहना, उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी स्थिति उनके समाज में हो सकती है, सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो बेसिकली ये अपने आप में काफी ब्रॉड होगा। तो इस पर अपना विचार रखते हो। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, या जो भी बुक है, बुक में क्या चीजें लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ओके, तो आप देख सकते हो वहां पर इकल्स कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी समझ रहे हैं इकल्स महोदय क्या कह रहे हैं इस पर। इकल्स महोदय का कहना है कि समाजशास्त्र जो है इसके अध्ययन की सीमा को पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि हाँ समाजशास्त्र बस इतना, इट्स एनफ, समाजशास्त्र इतना ही है, नहीं। क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है, समाज का अध्ययन करता है जो कि बहुत ब्रॉड क्षेत्र में फैला हुआ है, लोगों का अध्ययन करता है जो अलग अलग तरीके से सोच रहे होते हैं। तो इसकी समय सीमा या इसके बारे में जानना ये पूरी तरह से सीमित नहीं हो सकता है। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि अगर इसके विषय क्षेत्र की बारे में बात किया जाए तो विषय तो कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है समाज के बारे में। एंड क्षेत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में समझना है। अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यानी कि क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, मतलब अगर हमें इस चीज के बारे में जानना है तो उसके एरियाज क्या है, कहाँ कहाँ हम किस किस चीज को किस तरह से जान सकते हैं, किस किस तरह से समझ सकते हैं, वो कहलाता है उसका क्षेत्र। एंड इसके क्षेत्र में अगर बात करें तो इसको विद्वानों ने दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया। यानी कि अगर बात करें दो अवधारणाओं के रूप में, दो तरीके के रूप में, दो तरीके से, दो ढंग से उन्होंने इसका अध्ययन किया हुआ है। वो दो ढंग क्या है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक स्कूल जो हो गया, या दूसरा आता है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। इन दो संप्रदायों के आधार पर ही इसको अध्ययन किया गया है। अब इन दोनों संप्रदायों का मत थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। तो इसमें जो पहला संप्रदाय है उसका मत है कि इसके अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। यानी कि जो पहला है स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक, इसमें क्या है, समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना गया है कि समाजशास्त्र क्या है, एक विशेष विज्ञान है। और दूसरा जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके अंतर्गत क्या माना गया है, उसके अंतर्गत इसको एक सामान्य विज्ञान माना गया है। इनमें से प्रत्येक विचारधारा को हम आगे स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इसमें माना गया है। तो बेसिकली दो विचारधाराएं हैं, पहला है आपका स्वरूपात्मक, दूसरा है समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक में जो है समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना गया है कि हाँ इट्स वेरी स्पेशल, इसको अच्छे तरीके से समझना है। दूसरा है सामान्य विज्ञान, ये भी समाजशास्त्र की तरह, मतलब अलग विद्वानों की तरह, अलग विज्ञानों की तरह ये भी एक क्या है, सामान्य विज्ञान है। तो इसमें जो पहली विचारधारा है इसको सबसे पहले समझते हैं। पहली विचारधारा क्या है, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक विचारधारा। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक अगर माना जाए कि इस संप्रदाय की शुरुआत किसने किया हुआ था, क्या इस संप्रदाय के बारे में राय अपनी किसने रखी हुई थी, एक्चुअली पेपर उड़ रहा है, इसको रख सकते हैं क्लास को। तो इसके बारे में अपना विचार रखते हुए सबसे पहले विद्वान थे जर्मन के जॉर्ज सीमेल। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में अगर बात किया जाए तो बीरकांत, वान बीज, मैक्स वेबर, टानिस, ये सभी क्या आते हैं, प्रमुख विद्वानों के रूप में आते हैं। जो है आपका प्रथम संप्रदाय, जो कि कौन सा संप्रदाय है, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय के अंतर्गत। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञान जो है जैसे कि राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र रूप से एक विशेष विज्ञान है। इनका मानना है जैसे अलग अलग जो भी सब्जेक्ट आपने देखा, ये सभी सब्जेक्ट अपने आप में एक विज्ञान की तरह काम करते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र भी अपने आप में एक अलग और एक विशिष्ट विज्ञान है। अब इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं जैसे प्रत्येक ज्ञान की अपनी
कोई प्रमुख समस्या या कोई सामग्री होती है, उसी के अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई भी प्रमुख सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट या स्वतंत्र विज्ञान बन सकता है और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बनकर के रह जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके उन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा गया है। इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार दिए, उसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो देखो, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का मानना है या इसका मत है कि इसको हम अगर एक विशेष विज्ञान की तरह समझते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। अगर हम इसको एक सामान्य विज्ञान मान लेते हैं कि ये सामान्य नॉर्मल है, इसमें सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, समाज से रिलेटेड जितने भी संबंध मनुष्य के हैं, जितने भी तरीके से मनुष्य सोचता है, मनुष्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, अगर उसको हम एड ऑन कर देंगे तो एक खिचड़ी बन जाएगी। और विज्ञान जो है वो किसी चीज़ का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है, उसके अंतर्गत आप असीमित चीज़ें ला करके रख दोगे तो उसको समेटा नहीं जा सकता, और जिसके बारे में पूरी तरह से डिस्कशन ना किया जा सके वो विज्ञान के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इसमें कुछ विशिष्ट चीजों का, विशिष्ट संबंधों का ही अध्ययन किया जाएगा और इसी के आधार पर इसको विशिष्टात्मक जो है कहा जाता है कि ये विशिष्टात्मक संप्रदाय है। या दूसरा जो है संप्रदाय का रूप है स्वरूपात्मक, यानी कि इसमें जो है कुछ संबंधों के कुछ स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय। एंड इसके कुछ महत्वपूर्ण विद्वान भी है जिन्होंने इस पर अपना विचार रखा हुआ है। इसमें सबसे पहला विचार रखते हुए इसके जनक जो जॉर्ज सिमेल है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना, आपकी मान्यता थी, आपकी कहा जाता है, इसका मतलब जॉर्ज सिमेल समझिएगा, उनकी आपकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो वह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए कि इस तरह का पूरा संबंध किस तरह से है, उसके स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। पूरी तरह से अगर अध्ययन में चला गया तो वो वैज्ञानिकता नहीं रह जाएगी। आपके अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप है, एक अपना फॉर्म है, अपनी एक अंतर वस्तु है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो 3 एक से स्वरूप वाले बोतलों में, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब भरी जाए। पानी, दूध और शराब बोतलों का स्वरूप और उसके स्वरूप और बोतलों की अंतर वस्तु, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि कहा गया है कि इसकी जो अंतर वस्तु है और इसका जो स्वरूप है, इन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि समाजशास्त्र में किसी का अंतर संबंध है और एक विशिष्ट संबंध है, इन दोनों में बहुत फर्क है। एक सामान्य अगर आप देखोगे, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए कहा है कि 3 बोतल है, एक जैसे ही बोतल है, एक में दूध भरा गया है, एक में पानी भरा गया है, एक में शराब भरा गया है। तो आप अगर देखोगे तो उसका स्वरूप तो सेम सा है, मतलब दिखने में तो सेम लग रहा है बोतल। अगर ब्लैक बॉटल है, अंदर आपने भर दिया, नहीं दिख रहा है, तो हमें देखने में तीनों सेम लग रहे हैं, लेकिन उसकी अंतर वस्तु अलग है। तो इसी तरह से कहा गया है कि विशिष्टता अलग है, अंतर वस्तु अलग है, स्वरूप अलग है और अंतर वस्तु अलग है। इसी पर उन्होंने आगे कहा हुआ है कि बोतल की विशेष आकृति या बनावट उनका स्वरूप है, लेकिन उसमें जो भरा गया चीज है वो उसकी क्या है, अंतर वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि अनुकरण हो गया, आपका सहयोग हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, प्रभुत्व हो गया, अधीनता हो गया, श्रम विभाजन हो गया आदि, ये सब सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। क्या अनुकरण क्या हो गया, इसके बारे में हमने, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो एक एक टॉपिक पर हमने अध्ययन किया हुआ, चाहे वो अनुकरण हो, सहयोग हो, कंपटीशन हो, प्रभुत्व हो, अधीनता हो, श्रम विभाजन हो, सब चीज़ों पर हमने अध्ययन ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, दूसरे स्वरूपों का नहीं। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर वस्तुओं जैसे कि आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत ना करके अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे कि समाजशास्त्र की जो चीजें हैं
जो स्वरूप है, इसके स्वरूप के अंतर्गत अलग उसकी जो अंतर वस्तु की बात किया जाए, जैसे पानी, दूध और शराब, इसको अलग अलग अध्ययन करोगे तो अपना अपना एक अलग अलग फील्ड बन जाएगा। जिस तरह से समाज में अगर आप अध्ययन करने चले जाओगे तो समाज में राजनीति भी आती है, आर्थिक स्थिति भी आपकी आएगी, आपकी सामाजिक स्थिति भी आएगी, आपकी धार्मिक स्थिति भी आएगी। लेकिन अगर आप सबके बारे में अध्ययन करने जाओगे तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो अंतर वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। तो उसके स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है। अंतर वस्तु के बारे में एक एक अलग अलग विज्ञान अपने आप में बन जाएंगे, चाहे वो धार्मिक शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, आर्थिक शास्त्र हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड लाइट जा चुका है, नेक्स्ट आगे हम मिलेंगे जब लाइट आएगी आपसे। ओके, तो 1 घंटे हो चुके हैं एंड लाइट आ चुकी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे हमने जो पढ़ा हुआ था, तो क्या हमें देखना है, जैसे कि कहा गया है कि हर एक चीज का अपना एक शास्त्र हो सकता है, तो केवल विशेष चीजों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा जॉर्ज सिमेल का मत था। इसी पर अपना विचार रखते हुए दूसरे विद्वान है बीरकांत। बीरकांत के इस पर क्या व्यूज हैं, तो बीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। उनका मानना था, उन्होंने बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता और अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्ति को एक दूसरे अथवा एक समूह से बांधते हैं। यानी कि कहा गया है कि इसमें किसी विशेष चीज का अध्ययन करना चाहिए, कि एक विशेष संबंध क्या है उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। पूरे समाज के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे तो वो वैज्ञानिकता से दूर चला जाएगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक निश्चित क्षेत्र का, एक विशिष्ट क्षेत्र का ही अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है, वह तो बस सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं पर अध्ययन करता है। यानी कि अध्ययन नहीं करता पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध है, क्या होना चाहिए, उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो पुत्री है उसका अपने पिता से क्या संबंध है, माँ का बेटे से क्या संबंध है, उस संबंध का अध्ययन नहीं करता है। वो उस संबंध में कौन से इमोशंस ट्रिगर होते हैं, उन इमोशंस का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो इस तरह से जो ये स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक समाजशास्त्र ये इमोशंस का अध्ययन करता है। ये मनुष्य के रिलेशंस का, एक एक व्यक्ति के बीच में क्या रिलेशन है वो अध्ययन नहीं करता, बल्कि एक क्षेत्र, एक विशेष अध्ययन करता है जो स्वरूप है, कि दोनों लोगों के बीच में अगर प्रेम का स्वरूप है वो कैसा भी हो उसका अध्ययन करता है वो। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए। स्वयं बीरकांत ने लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से मानते हैं। यानी कि कहा गया कि ये जो चीजें हैं, चाहे घृणा हो, प्रेम हो, जो भी चीजें इमोशनल चीजें हैं, इन्हीं से सारे रिश्ते, जितने भी आपके संबंध है, जिस भी व्यक्ति से आपके संबंध है, इन्हीं रिश्तों से, इन्हीं इमोशंस से वो कंट्रोल होते हैं या इन्हीं इमोशंस से वो बने होते हैं। तो हमने अगर इन इमोशंस के बारे में जान लिया तो हम सभी रिश्तों के बारे में जान सकते हैं, सभी रिलेशंस के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब इसको एक विशिष्ट रूप में बस इतने का ही अध्ययन करना है, हमें पूरा समाज का एक एक संबंध का अध्ययन नहीं करना है। जो मेन इमोशनल चीजें जहां से सभी कनेक्टेड है उसी का अध्ययन करना है। इसीलिए उन्होंने इस तरह से विशिष्टता की ओर ले जाते हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया है। इसी पर अपना विचार रखते हुए वानविच कहते हैं कि ये भी जो जॉर्ज सिमेल है उन्हीं के समान इनका भी विचार है, ये भी विशिष्ट विज्ञान मानते हैं इस चीज को और विज्ञान बनाने के पक्ष में अपना विचार रखते हैं। उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। यानी कि मानवीय संबंधों के अध्ययन का क्षेत्र ये मानते हैं, मतलब केवल विशिष्ट रूप में मानवीय अध्ययनों का ही क्षेत्र मानते हैं, अलग चीजों को नहीं मानते हैं। इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। मतलब कि इन्होंने केवल स्वरूपों का अध्ययन के बारे में बताया और 650 स्वरूप गिनाए कि इन स्वरूपों का समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि इसमें वैज्ञानिकता आ सके और ये बहुत ज्यादा संबंधों में ना जाए, ये स्वरूपों का अध्ययन कर सके। इसी पर अपना विचार रखते हुए मैक्स वेबर ने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। इनको अनुसार समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। यानी कि सामाजिक व्यवहार को उन्होंने किस रूप में बताया, जो अर्थपूर्ण हो और एक दूसरे से वो चीज, व्यक्तियों के व्यवहारों से वो चीज प्रभावित होते हो।
मैक्स वेबर का मानना है कि जो सामाजिक तथ्य हैं या सामाजिक क्रियाएं हैं उनका आधार जो है वो सामाजिक क्रिया है कि कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो अगर हम उन क्रियाओं का, उन व्यवहारों का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके सभी क्रियाओं का, अगर आपने मनुष्य के बिहेवियर को समझ लिया तो वो कौन कौन सी क्रिया करने वाला है, उन सभी चीजों को हम समझ सकते हैं। क्योंकि क्रियाएं ही उसके व्यवहार का आधार है और क्रियाएं किस रूप में होंगी, जैसा उसका व्यवहार होगा, जो उसके थॉट होंगे, जो उसकी हॉबीज होगी, जो उसके हैबिट्स होंगे, उसी के आधार पर होंगे। तो अगर हमने उसके क्रियाओं का अध्ययन कर लिया या व्यवहारों का अध्ययन कर लिया तो हम उसके समस्त चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से इसको वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है। तो यही सब विचार रखते हुए मैक्स वेबर आगे बढ़ते हैं। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में बात करें कि अन्य लोगों ने इस पर अपने क्या विचार रखे हैं, तो इस पर विचार रखते हुए टानीज ने इस पर अपना विचार रखा हुआ है। बोगल, रॉस, पार्क, बर्गेस आदि नाम उल्लेखनीय आते हैं। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। यानी कि समाज के संबंधों के क्या स्वरूप है उनके अध्ययन तक इसको सीमित मानते हैं, उससे आगे इस चीज को नहीं बढ़ाते हैं। उपर्युक्त सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। यानी कि जितने भी विद्वानों का हमने इसमें स्वरूपात्मक में आपको बताया हुआ है वो सभी विज्ञान को क्या मानते हैं, एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, एक अलग सब्जेक्ट मानते हैं, एक अलग क्षेत्र के रूप में उसका अध्ययन चाहते हैं। अब कोई भी रूल्स होगा, कोई भी चीजें आएंगी तो उसकी आलोचना की जाएगी। तो इसकी भी स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपना विचार रखा हुआ है, उसको आओ समझते हैं। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हुए सबसे पहले इसमें लिखते हैं, पहला जो इसमें कमियों के बारे में गिनाया गया है वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का यह कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों में बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञापालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। सोरोकिन ने इस पर लिखा हुआ है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जा सकता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों में विज्ञानों में कोई स्थान नहीं है। यानी कि इस पर विचार रखते हुए सोरोकिन भी कहते हैं और अलग विद्वान भी कहते हैं कि स्वरूपात्मक में क्या कहा जाता है कि मनुष्य की केवल स्वरूपों का अध्ययन किया जाए और उसको एक अलग विज्ञान की तरह मान करके, इसको किसी विज्ञान से रिलेट करके अध्ययन ना किया जाए या किसी विज्ञान का अध्ययन ना किया जाए। लेकिन जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है प्रभुत्व का, सत्ता का, शक्ति का, स्वामित्व, आज्ञापालन, ये सभी चीजें, जो भी चीजें ये आपके हैं, ये सभी कानून शास्त्र में अच्छे तरीके से डिफाइन है। तो अगर हम इस चीज को समझने के लिए कानून शास्त्र का यूज कर लेते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो इस तरह से जो इसको एकदम अलग से विज्ञान बनाया जा रहा है वो चीज गलत है। इस तरह से पहला पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन संप्रदाय के समर्थक जो है इन्होंने स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद किया हुआ है और इन्हें एक दूसरे से अलग माना जाता है। लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। इस संबंध में सोरोकिन ने लिखा है कि हम एक गिलास को शराब, पानी या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता हूं जिसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि कह रहे हैं कि मतलब अगर स्वरूप के बारे में मान लिया जाए कि वो जो शराब, जो पानी, जो दूध के बारे में आप एग्जांपल दिया हुआ था स्वरूपात्मक में, वो चीजें अलग अलग डिफाइन हो सकती हैं, लेकिन जो एक स्वरूप है, एक समाज है, उसमें व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन समाज का स्वरूप कंटिन्यू रहता है। तो इसको अलग अलग नहीं माना जा सकता कि अंतर्वस्तु और जो स्वरूप है इसको अलग अलग किया जा सके। तो इसी तरह से इन्होंने बताया हुआ है। तीसरा जो इस पर अपना विचार रखते हुए कहा गया है, इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से अलग और स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान मानते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और सोरोकिन ने लिखा है कि शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी ना किसी रूप में संबंध ना रखता हो। यानी कि जो इस तरह से कह दिया जाता है कि सभी विज्ञानों से अलग है, ये अपना अलग है, ये सबसे प्योर है, सबसे शुद्ध है, ये अलग है, तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जितने भी सामाजिक विज्ञान है, आप कोई भी सामाजिक विज्ञान उठा करके देख लो, इतिहास आप उठाओगे उसमें आपको अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा, उसमें राजनीति शास्त्र आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको समाजशास्त्र मिलेगा। तो अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो अलग अलग चीजें आपको, अलग अलग झलकियां अलग अलग जगहों से मिलेंगी जहां से आपको सीखने को मिलेगा, जहां से आप चीजें ग्रहण कर सकते हो। तो ये कह देना कि मतलब इस समाजशास्त्र किसी से कुछ ग्रहण नहीं करेगा, एकदम से अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में अलग से अध्ययन करना चाहिए, दैट इज नॉट वैलिड। इस तरह से आलोचना किया हुआ है। चौथी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए
इसके अध्ययन क्षेत्र की सीमित रखने पर जोर देते हैं। यानी कि जो भी विद्वान है वो कहते हैं अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखो, केवल स्वरूपों का अध्ययन करो, संबंधों का अध्ययन ना करो, इनका अध्ययन ना करो, कुछ ऐसे चीजों का अध्ययन करो जिसको वैज्ञानिकता के परे रखा जा सकता हो। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित है, परंतु उनकी इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। यदि इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसी दशा में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं रहेगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसके जो समर्थक कह रहे हैं कि मतलब समाजशास्त्र को केवल कुछ चीजों का अध्ययन करेगा, विशिष्ट चीजों का अध्ययन करेगा, केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करेगा, तो समाज का जो पूरा पहलू बच जा रहा है उसका अध्ययन कौन करेगा। समाजशास्त्र बेसिकली है क्या? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाज में जो भी चीजें हो सकती हैं, समाज में जो भी चीजें हो रही हैं, इन सभी का अध्ययन करना समाजशास्त्र का कर्तव्य है, समाजशास्त्र का काम है। और अगर आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ विशिष्ट चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये चीजें पूरी तरह से समाजशास्त्र कैसे हो सकती है। एंड इसमें पांचवा जो आलोचना किया गया है वो कह रहा है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का विज्ञान है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों या पक्षों पर भी पड़ता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देना सामाजिक विज्ञान के अन्य पक्षों की अवहेलना करना है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यानी कि यह कह देना कि केवल ये सामाजिक संबंधों के इस स्वरूप का अध्ययन करेगा, इतने स्वरूपों का अध्ययन करेगा और चीजों का अध्ययन नहीं करेगा, ये गलत है। क्योंकि आज अगर देखोगे, अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो उसकी रेपुटेशन भी गिरती है, उसकी सामाजिक स्थिति भी गिरती है, उसकी मानसिक स्थिति भी गिरती है, उसके जो समाज में रिस्पेक्ट वाली स्थिति होती है वो भी गिरती है। तो यानी कि एक चीज से उसका अलग अलग क्षेत्र, उसका राजनीतिक पहलू तक डगमगा जाता है अगर उसके पास पैसे नहीं है तो इस तरह से चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। तो अगर ये कह देना केवल इसी चीज का अध्ययन करेंगे, दूसरे का हम कुछ भी उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज गलत है। इसी पर 6 नंबर आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इस संप्रदाय के समर्थकों ने सामाजिकरण के स्वरूप और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं किया है तथा दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में केवल सामाजिकरण के ही नहीं बल्कि असामाजिकरण के स्वरूप भी मौजूद है। तो सभी को एक साथ रखना चाहिए। अगर सभी को एक साथ नहीं रखा जा रहा है तो पूरी तरह से हम सामाजिकरण नहीं कह सकते, उसको समाजशास्त्र नहीं कह सकते। तो इस तरह से स्पष्ट है कि इन सभी संप्रदाय जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर स्वरूपात्मक पूरी तरह से सही नहीं है। इसको समझने के लिए ही दूसरी जो विचारधारा है उसको जन्म लेना पड़ा। इस समस्या को समाधान करने के लिए इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को काउंटर करने के लिए दूसरा संप्रदाय आता है जिसका नाम है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय में क्या है, उसमें समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना गया है। समाजशास्त्र को क्या कहा गया है? सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों की बात किया जाए तो उसमें सोरोकिन आते हैं, दुर्खीम आते हैं, हाबहाउस आते हैं, गिन्सबर्ग आते हैं, जिनका विशेष रूप से उल्लेख है इसमें, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। और इस संबंध में इस संप्रदाय के लोगों ने कई सारे तर्क भी दे रखे हैं कि क्यों इसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर समाज को समझना है तो उसके सभी पहलुओं पर अध्ययन देना पड़ेगा और इसीलिए समन्वयात्मक संप्रदाय समाज में आता है। इसमें सबसे पहली बात कहा जाता है कि समाजशास्त्र की जो समाज की प्रकृति है वो जीवधारी शरीर के समान है। यानी कि जैसे एक शरीर है जिसमें जीव है, उसी तरह से एक समाज भी है। जो जैसे शरीर हमारा इवॉल्व होता रहता है, हमारा शरीर आगे बढ़ता रहता है, विकास होता रहता है, ऐसे ही समाज भी बढ़ता है, समाज में भी विकास होता है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। और यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में रखा जाए और उसके क्षेत्र को काफी व्यापक तरीके से समझा जाए। यानी कि जैसे कि हमारा एक शरीर है, हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अगर मान लिया हमारे पेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पूरी हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा, हमारे माइंड को इफेक्ट करेगा, हमारा पूरा शरीर प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह से समाज भी क्या है, एक बॉडी की तरह है। अगर उसके किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, एक क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगा, तो उसके अलग अलग जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी खराब होंगे, सभी उसमें टच होंगे। तो इसीलिए कहा नहीं जा सकता केवल एक विशिष्ट विज्ञान है, बल्कि इसको सामाजिक विज्ञान के रूप में, एक सामान्य विज्ञान के रूप में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान बनाने के या सामान्य विज्ञान बनाने के तर्क में दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है,
उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र के द्वारा समाज का एक पक्ष जो कि राजनीतिक जीवन है उसका अध्ययन किया जाता है। अगर आप बात करें अर्थशास्त्र तो उसके द्वारा समाज का जो आर्थिक पहलू है, आर्थिक पक्ष है, उसका अध्ययन किया जाएगा। और ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता हो। तो ये जो समाज शास्त्र है इसमें हम समाज के हर पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए इसमें सभी को इवॉल्व करना, सभी को जोड़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान काफी संकुचित हो जाएगा। अगर हम इसको हर तरह से नहीं लेते हैं तो समाज को अगर हमें समझना है तो उसके हर स्थिति को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, हर पक्ष को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप समाज को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। समाज को आप केवल नैरो एक उछली चीजों की तरह से, उथली पुथली चीजों की तरह से आप समझ सकते हो। पूरी तरह से आपको अगर समझना है तो उसके बारे में जानना ठीक होगा। तो इस संप्रदाय के दृष्टिकोण को ठीक से समझने के लिए या उसके उद्देश्यों के लिए कुछ समर्थकों के विचार आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हाबहाउस की। हाबहाउस ने इस पर क्या विचार दिया हुआ है? तो इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं हाबहाउस। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक में इनका नाम आता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तथ्यों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना ये है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो मेन कार्य है वो जितने भी सामाजिक विज्ञान है जिससे मनुष्य के लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट टच होते हैं, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक शास्त्र हो, सामाजिक शास्त्र हो, धार्मिक शास्त्र हो, उन सभी को टच करना और सभी के जो सिद्धांत है उन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करना, सभी को एक साथ जनरलाइज करना, ये समाजशास्त्र का कार्य है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बताया है कि विभिन्न सामाजिक जो समाजशास्त्र है उन सभी विज्ञानों का समन्वय स्थापित करना ही इसका मुख्य कार्य है। समाजशास्त्र का कार्य निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है जो कि हाबहाउस ने बताया। उसमें सबसे पहला इन्होंने कहा है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनका सामान्य स्वरूप जो है उसकी जानकारी प्राप्त करें। दूसरी चीज कि समाज को अस्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करें। तीसरी चीज कि सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशा का पता लगाएं। और यह सभी उसी समय संबंधित जो है संभव हो सकता है, जो पूरी तरह से खरे उतर सकता है, जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता मिली हो कि समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। वो किसी विशिष्ट तरह से केवल विशिष्ट चीजों का अध्ययन नहीं करेगा, सभी का अध्ययन करेगा, तभी इन सभी पहलुओं पर हम अपना विचार रख सकते हैं। इसी में अगले विद्वान है दुर्खीम। दुर्खीम कौन है? वो फ्रेंच के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। इन्होंने बताया है कि सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो कि विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्र के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलाकर बना हुआ हो। यही सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक तरीके से समझा जा सकता है। इन्होंने कहा कि समाज के जो विशिष्ट अलग अलग टाइप के विज्ञान है उन सभी का अध्ययन करके, उन सभी का सामान्यीकरण करके, सभी से समान चीजों को निकाल करके, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको निकाल करके ही हम एक ऐसे विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो कि समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करे। इसी पर दुर्खीम कहते हैं कि हमारा विश्वास है कि समाज शास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का हो गया, इतिहास, प्रथाएं और धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी के जितने भी नियम है, जितने भी उसके रूल्स है, जितने भी उसकी अच्छाइयां हैं, इन सभी को एक साथ ला करके एक समान रूप से अध्ययन करना ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खीम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, परंतु आपने ये भी स्पष्ट किया है कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। यानी कि जैसे अलग अलग विज्ञान है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले इसको हम विशिष्ट विज्ञान बनाएंगे, फिर उसमें अलग अलग चीजें ऐड करते रहेंगे, पहले इसको अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह इसको स्वतंत्र रूप दिया जा सके। इसके बाद उन्होंने कहा इसके बाद सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका समन्वय स्थापित होना चाहिए। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया है जिसमें सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, जिसमें सामाजिक प्रतिनिधान हमें देखने को मिलता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, मतलब जहां पर पूरा समाज एक तरह से प्रतिनिधित्व करता हो एक चीज का, उसका विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्वों जो प्रतिनिधानों है उससे दुर्खीम का क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावनाएं, धारणाएं, जो भी चीजें हैं वो एक जैसी जो सभी समाज में पाई जाती हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे धारणा हो, चाहे भावना हो, जो एक हर समाज में पाई जाती है उसको सबसे पहले उठाया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे समाज के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग उसको जो है अपनाने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी की मनोवृत्ति होगी, सामाजिक संबंध होंगे, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, जो धारणाएं हैं, उनको एक साथ एब्जॉर्ब करने में कठिनाई नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले वो चीज़ करना जरूरी है।
और इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया हुआ है कि सामूहिक प्रतिनिधान ये है कि मतलब सभी के साथ ऐसी चीजों को ऑब्जॉर्व किया जाए उससे पहले जो सभी में समान हो। ये सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान जो है उसकी दो विशेषताएं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कि ये सारे समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति के शरीर से ऊपर होते हैं, यानी कि ये जो सिद्धांत होंगे ये समाज में, हर समाज में फैले होंगे और व्यक्ति की जो बॉडी है ना उससे ऊपर उठ करके चीजें होंगी। और दूसरा, ये समाज के जो सभी लोग हैं ना उनको सभी को अनिवार्य रूप से प्रभावित कर रहा होगा, ये नहीं किसी को प्रभावित कर रहा है किसी को नहीं कर रहा है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इस संप्रदाय के तीसरे जो विद्वान है उनका नाम है सोरोकिन। सोरोकिन ने इस पर विचार देते हुए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने हाबाउस पढ़ा, उसके बाद हमने दुर्खीम पढ़ा, आप सोरोकिन पढ़ेंगे कि आप भी समाजशास्त्र को क्या करते हैं, सामान्य विज्ञान के रूप में मानने के पक्षधर हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं का वर्गीकरण कर दिया जाए तो प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन सब विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सभी को एक साथ समेट करके अध्ययन कर सके। यानी कि मनुष्य के जीवन की जितनी भी पहलू हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, इन सभी में अलग अलग एक एक पार्ट को, लाइफ के एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। इन सभी को मिलाकर के अगर हम एक विज्ञान का निर्माण कर सके जो सभी को समझ सके, क्योंकि समाज है तो समाज में ये सभी चीजें होंगी, तो सभी का अध्ययन अगर हम कर सकते हैं तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि यह समाजशास्त्र है। ओके, तो इस विशेष सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है हमारे समाज में जो सामान्य से एक विशेष विज्ञान के रूप में संबंधों को सभी को जोड़ देता हो। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक में किसी ना किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भरता है। इसका कारण है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा सामाजिक जीवन के एक पक्ष या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज का समग्र रूप से अध्ययन किया जा सके, समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परस्पर संबंधों और अनेक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है। यानी कि इस तरह से हमने क्या समझा कि जो समाजशास्त्र है, सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में हमें क्रिएट करना है जो सामान्य हो, यानी कि जिसमें जितने भी विशिष्ट विज्ञान हैं, जो विशिष्ट विज्ञान है उन सभी के जो मेन आदर्श हैं उन सभी को एक साथ मिला करके एक सामान्यता लाई जा सके, एक साथ उनको बिठाया जा सके, जिससे कि हम अगर किसी समाज को समझने जा रहे हैं तो समाज में जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी एस्पेक्ट को हम समझ सके, चाहे वो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, कैसे कुछ भी हो, सभी को एक साथ मिक्स करके एक ऐसा समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहिए जो समाज को सभी चीजों को समझ सके। इसीलिए वो सामान्य विज्ञान की तरफ या सामान्य रूप में समन्वयात्मक संप्रदाय को सपोर्ट करते हैं। तो स्पष्ट है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, स्थापित करें अथवा किसी भी कोई भी क्रिया करें, उसमें कुछ सामान्य तत्व तो अवश्य होते हैं, जिसमें हम अगर उसको बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप ABC के रूप में ABCDEF ABCDEF दिखाया हुआ है, ABCGHI ABCJKL ABCMNO ABCPQR, मतलब क्या है कि ABC सब में कॉमन है, यानी कि वो चीज सभी में पाई जाती है। तो जैसे यहाँ कहा है ABC कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं, इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। और मैकाइवर और पेज ने इस पर अपना विचार रखते हुए कहा है कि समाजशास्त्र होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि सामाजिक संबंध आर्थिक है, राजनीतिक है या धार्मिक है, बल्कि इस कारण से कि साथ ही सामाजिक भी है। यानी कि मैक्सवेबर क्या कहते हैं कि मैकाइवर और पेज की समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि जो है वो सामाजिक संबंध में है। अब समाज से रिलेटेड जितने भी संबंध हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, जो भी संबंध अगर समाज से रिलेटेड है तो हमारा उससे संबंध है और हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से समाजशास्त्र को एक साथ जब जोड़ करके अध्ययन करते हैं तो सभी का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि हमें समाज का अध्ययन करना है, तो समाज के जितने भी पहलू हैं उन सभी का अध्ययन हम करेंगे। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए, इसे सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना है। तो उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त भी और सारे विद्वान हैं जो समन्वयात्मक संप्रदाय का सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उसमें नाम आता है आपका वार्ड का, मोतवानी, गिन्सवर्थ आदि ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में माना है। अब जैसा हमने देखा था स्वरूपात्मक संप्रदाय में जो है आलोचना हुई थी, तो इसकी भी आलोचना होगी, क्योंकि आलोचना के बिना कोई भी चीज है नहीं और आलोचनाओं के बिना किसी चीज की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इसकी आलोचना करते हुए इस प्रकार अलग विद्वानों ने इस पर अपना जो है विरोध जताया हुआ है कि सबसे पहली चीज, यदि समाजशास्त्र के सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञान की एक खिचड़ी मात्र या हल्फर मौला कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इस तरह का विज्ञान बन जाएगा। इस पर विरोध करते हुए लिखा है कि अगर हम सभी को एक साथ मिला करके अध्ययन
करने लगेंगे तो ये खिचड़ी की तरह बन जाएगा, जिसमें हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने विरोध किया है। दूसरा विरोध करते हुए क्या लिखा हुआ है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित होना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर इसको एक सामान्य विज्ञान मान दिया जाए तो इसमें अपना कुछ मतलब एक स्वतंत्र, जैसे कि राजनीति शास्त्र है उसमें राजनीति का अध्ययन किया जाएगा, अर्थशास्त्र उसमें अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक चीजों का अध्ययन किया जाएगा, धार्मिक शास्त्र है उसको धार्मिक का अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह से इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, ये सभी पर आश्रित होगा। तीसरा जो इसका विरोध करते हुए लिखा गया है वो कह रहा है यदि समाजशास्त्र के सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या प्रगटता का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा, यानी किसी चीज के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाएगा अगर हम हर चीज को इसमें ऐड ऑन करते रहे तो। चौथा इसका विरोध करते हुए लिखा है कि यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी कि इस तरह से समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से आलोचना किया गया था। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद भी समन्वयात्मक संप्रदाय को काफी सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि जब एक सामान्य विज्ञान के रूप में अगर मान लिया सभी का अध्ययन किया जाता है, भले ही इसकी अपनी कोई जो है नया पद्धति ना हो, लेकिन इसके अंतर्गत सभी पद्धतियां जो जितनी भी टेस्टेड पद्धतियां हैं, भले ये दूसरों पर आधारित हो जाए, ये दूसरों पर आधारित हो जाए, दूसरों पर आश्रित हो जाए, लेकिन फिर भी ये सभी चीजें जो अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है, वहां से फैक्ट्स को ला करके यहाँ पर रखा जा रहा है ना, तो इसका विचरण होने की तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीज ला करके रखी जा सकती है जिससे समाज जो है अध्ययन क्षेत्र कर सकेगा, समाज के बारे में पूरी तरह समझा जा सकेगा, हर एस्पेक्ट को टच किया जा सकेगा, और यही समाजशास्त्र का मेन मुद्दा भी होना चाहिए। तो हमने देख लिया समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या क्या है, मतलब समाजशास्त्र को अध्ययन करने की पद्धतियां क्या क्या है। अब समाजशास्त्र के विषय वस्तु में क्या क्या चीजें आती हैं, समाजशास्त्र के विषय वस्तु की सामग्री क्या है, कौन कौन सी चीजें समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, लगभग 30 मिनट से प्लस हो चुका है, शायद 40 मिनट्स भी हो चुके हैं, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम इसके आगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर अगली वीडियो में हमारे 3 वीडियोज में पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर लंबा है, अच्छे तरीके से समझना है तो टाइम लगता है दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वन चैनल, इफ यू आर इन बीए तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।